हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीयूसी फर्स्ट इंग्लिश का लेसन पढ़ेंगे अराउंड द मेडिसिनल क्रीपर, जिसको लिखा है पूर्णचंद्र तेजस्वी ने। ये लेसन नेचर और मेडिसिन के कनेक्शन के बारे में बताते हैं। ऑथर एक रियल कहानी के जरिए बताते हैं कि कैसे प्लांट्स हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग लेसन को इजी वे में समझते हैं। ओनली ऑन नूर लिटरेचर नेस्ट। ये लेसन थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैं आपको पेज वाइज समरी एक्सप्लेन करूंगी। इस लेसन की शुरुआत में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि अब वो जिस मेडिसिनल क्रीपर, क्रीपर का मतलब है बेल और मेडिसिनल का मतलब है दवाई। तो अब वो जिस क्रीपर के बारे में, जिस मेडिसिनल क्रीपर के बारे में बताने जा रहे हैं, वो कोई मामूली मेडिसिनल क्रीपर नहीं है। इस क्रीपर के बारे में पूर्णचंद्र तेजस्वी ने बहुत सारी कहानियां सुन रखी है लोगों से। कहीं कहानियां सच हैं, कहीं कहानियां झूठ हैं, कहीं कहीं कई कहानियां तो ऐसे ही बनावटी कहानियां हैं। तो ये जानने के लिए कि क्या ये कहानियां सच है, क्या ये कहानी बनावटी है, पूर्णचंद्र तेजस्वी ने तकरीबन 20 साल लिए अपनी जिंदगी के। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट भी किए, उसके बाद इन्होंने ये लेसन लिखा है। इस लेसन की शुरुआत में हमें 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पहले है खुद पूर्णचंद्र तेजस्वी, फिर है मारा और है सन्नप्पा। मारा और सन्नप्पा ये दोनों पूर्णचंद्र तेजस्वी के फ्रेंड्स हैं। मारा पूर्णचंद्र तेजस्वी से एज में बड़े हैं। इस कहानी की शुरुआत में मारा, पूर्णचंद्र तेजस्वी और सन्नप्पा ये तीनों कॉफी के बीजों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए एक शेड बना रहे होते हैं बैम्बू से। उन बैम्बू को बांधने के लिए उन्हें एक रस्सी की जरूरत होती है। तो वो सन्नप्पा से कहते हैं कि तुम जंगल जाओ, जाकर वहां से कुछ क्रीपर्स मतलब कुछ बेलें तोड़कर लेकर आओ, ताकि हम उसको बैम्बू को बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इतना सुनकर सन्नप्पा जंगल जाता है और वहां से उसको जो भी क्रीपर्स मिलते हैं उन सबको तोड़कर वो लेकर आता है। वो एक बंडल बनाकर लेकर आता है। उसके बाद मारा एक एक करके हर एक क्रीपर को निकालता है। तो तब उसके हाथ में एक ऐसी क्रीपर मिलती है जो कि मेडिसिनल होती है, जिसमें हर एक बीमारी का इलाज होता है। तो तब मारा सनप्पा पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सनप्पा, क्या तुम पागल हो? तुमने इस बेल को क्यों तोड़ा? पूर्णचंद्र तेजस्वी सनप्पा से पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो सनप्पा कहता है कि जंगल में तो ऐसी कितनी सारी और बेलें हैं। तब मारा कहता है कि चलो दिखाओ मुझे कि वो बेलें कहाँ पर है, और वो तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। पूर्णचंद्र तेजस्वी को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है ये जानने के लिए कि इस क्रीपर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मारा सन्नप्पा को डांटने लगा। जब वो जंगल को जाते हैं वो देखते हैं कि ये क्रीपर बहुत जगह हुई है। तो मारा जल्दी से तमाम क्रीपर्स को इकट्ठे करता है और नजदीक में एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है, उस पर बांध देता है। तो तब तब पूर्णचंद्र तेजस्वी कहते हैं कि तुम क्यों इस क्रीपर को इस पेड़ से बांध रहे हो? तो तब मारा कहता है कि ये क्रीपर एक चोर है। तब पूर्णचंद्र तेजस्वी कहते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है ये क्रीपर कहीं भाग जाएगी? तब मारा इसका जवाब देता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, इस क्रीपर पर एक बद्दुआ है, एक श्रापा है, एक कर्स है जो एक साधु ने किया था। उसने ये बद्दुआ दी थी इस क्रीपर को कि जब भी किसी इंसान को इस क्रीपर की जरूरत होगी तो तब उस इंसान को ये क्रीपर कभी भी ना मिले। तो जब भी कोई इंसान इस क्रीपर को ढूंढता है अपने इलाज के लिए, तो ये क्रीपर अपने आप गायब हो जाती है। इसीलिए जब भी हम इस क्रीपर को देखते हैं तो हम इसको लेकर किसी नज़दीक वाले ट्री को बांध देते हैं, ताकि ये क्रीपर कभी भी कहीं ना जाए, और जब भी हमको इस क्रीपर की ज़रूरत पड़े तो हम इस क्रीपर को आकर यहाँ से ले लें। अगले पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी हमें बता रहे हैं कि ये क्रीपर दिखती कैसी है। इस क्रीपर के पत्ते बिल्कुल पान के पत्तों की तरह है, जिसे बेटर लीव्स कहा गया है, और इसमें फ्रूट्स बिल्कुल अंगूर की तरह होते हैं। ये बेल, ये क्रीपर सिर्फ बारिश के सीजन में उगती है। जब बारिश आता है तो ये एकदम से ग्रो हो जाती है, एकदम से उग जाती है। फिर इसमें फूल लगते हैं, फिर इसमें फल लगते हैं, और फिर ये बेल अपने आप मर जाती है। इस बेल को आप रेनी सीजन के बाद कभी देख नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही आपको दिखेगी। मारा की कहानियां बिल्कुल अजीब हुआ करती थी, बहुत ही अटपटी, जिसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता था। मारा की तरह हमारे देश में कई और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि किस मेडिसिनल क्रीपर का क्या इस्तेमाल है। ऐसे ही पता नहीं कितनी सारी झूठी झूठी कहानियां बना रखी हैं।
इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमते, मस्ती, बेरा, अपन्ना, मारा और दूसरे दोस्तों के साथ जब भी वो जंगल में घूमते, तो किसी न किसी पेड़ के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते। पेज के पहले पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि जंगल अब खत्म होते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग जिनको जंगल के पेड़, जड़ी बूटियों के बारे में और किस पेड़ से किस तरह की दवाई बनाई जाती है और कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए काम में आएगी, ये जानने वाले लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता से मरते जा रहे हैं। हम सबको ये रियलाइज करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि जंगल और ऐसे लोग जिनको जंगल के बारे में पता है, जिनको जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में पता है, इन दोनों का होना ज़रूरी है। अगर जंगल होंगे, ये लोग नहीं होंगे तो जंगल किसी काम का नहीं, और लोग होंगे, जंगल नहीं होगा तो लोग किसी काम के नहीं। तो ऐसे लोग जिनको जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में पता है, इसकी दवाइयों के बारे में पता है, उन लोगों का भी होना ज़रूरी है और साथ ही साथ जंगल का भी होना बहुत ज़रूरी है। पूर्णचंद्र तेजस्वी अक्सर अपनी नॉलेज जो भी उन्हें जंगल से मिली है, जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में, जंगल की दवाइयों के बारे में, वो ये नॉलेज जब अपने फ्रेंड्स जो कि डॉक्टर हैं, उनके साथ शेयर करने जाते हैं, तो वो डॉक्टर फ्रेंड्स पूर्णचंद्र तेजस्वी पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पूरी नॉलेज नहीं है, और उल्टा पूर्णचंद्र तेजस्वी से बहस करने लग जाते हैं। इस पेज के सेकंड पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी ये कह रहे हैं कि जिस दिन मारा को वो क्रीपर मिला था जंगल में, मारा बहुत खुश हो गया था और उसने आसमान की तरफ देखकर ये कहा था कि इस क्रीपर का एक एक इंच दवाई से भरा है। लेकिन उस वक्त मारा ने पूर्णचंद्र तेजस्वी को ये नहीं बताया था कि किस बीमारी के लिए ये क्रीपर दवा के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। शायद मारा को भी नहीं पता था उस वक्त, या फिर मारा पूर्णचंद्र तेजस्वी को बताना नहीं चाहता था कि ये मेडिसिनल क्रीपर किस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जा सकती है। उस दिन मारा मेडिसिनल क्रीपर को देखकर इतना खुश हुआ था, वो झूम रहा था खुशी से। अगर उसको करीब में एक पेड़ नहीं मिलता इस क्रीपर को बांधने के लिए, तो शायद वो इस क्रीपर को अपने गले में ही बांध देता। लेकिन अगर वो गले में बांध लेता तब भी इसके गांव के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि मारा की कहानियां ऐसी होती थी कि आप यकीन ही नहीं कर सकते थे। अगले आने वाले लेसन में पूर्णचंद्र तेजस्वी ने हमें मारा की कुछ कही हुई कहानियां बताई हैं, जो कि बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ही मज़ेदार है। पेज के थर्ड पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी ने एक ऐसी कहानी बताई है जो मारा ने पूर्णचंद्र तेजस्वी को बताई थी। हुआ ये था कि एक दिन मारा अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ जाता है बैम्बो शूट लाने के लिए। बैम्बो शूट एक बैम्बो का ऐसा नरम हिस्सा होता है जिसकी सब्जी बनाकर खाते हैं कुछ लोग, जो अक्सर पहाड़ियों में रहते हैं, ऐसे लोग बैम्बो शूट की सब्जी बनाकर खाते हैं। तो मारा जंगल को जाता है इसको लेकर आने के लिए। जब वो बैम्बो को काटता है तो तब गलती से उसका क्वेता उसके हाथ पर लग जाता है और अचानक से खून बहने लगता है। मारा ने गलती से वो क्वेता अपने नफ्स पर मार लिया था, जिसकी वजह से खून बहुत ज्यादा बह रहा था। तो करीब में ही एक आदमी था, उसने एक क्रीपर से, एक बेल से एक पत्ता तोड़कर उसने उस पत्ते को मारा के जख्म पर रख दिया और तेजी से दबाकर उसके ऊपर एक लुंगी का टुकड़ा बांध दिया। उसके बाद मारा ने अपना हाथ बहुत ही केयरफुली उसको पकड़े रखा ताकि खून ज्यादा बहे ना। फिर वो हुली हिंदलू को जाता है ताकि वो अपने जख्म को अच्छी तरह से बैंडेज करवा सके और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ले सके। तो मारा हुली हिंदलू चला जाता है एक वाइट डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर मारा की हालत को देखकर अपना फर्स्ट एड किट लाता है। उस फर्स्ट एड किट में सारी चीज़ें थी जो कि एक जख्म पर बैंडेज करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि कॉटन, मेडिसिन, एंटीबायोटिक पाउडर। तो उसके बाद मारा अपना हाथ आगे करता है डॉक्टर के सामने। तो डॉक्टर उस लुंगी के टुकड़े को खोलने लगता है जो कि मारा के हाथ पर बंधा हुआ होता है। तो लुंगी के टुकड़े को खोलने के बाद जब वो डॉक्टर उस पत्ते को उस मारा के हाथ से उस जगह से हटाता है तो सरप्राइज, डॉक्टर को एक सरप्राइज मिलता है। पता है सरप्राइज क्या था? सरप्राइज ये था कि मारा के हाथ पर कोई जख्म ही नहीं था। ना तो जख्म बल्कि कोई दाग तक नहीं था। एकदम ऐसा लग रहा था कि कभी भी मारा के हाथ पर कोई कट लगा ही नहीं। इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी यही कह रहे हैं कि जब व्हाइट मैन, व्हाइट डॉक्टर मारा की पट्टी खोलता है और वो जब देखता है कि उसके हाथ पर ना तो कोई जख्म है, ना तो कोई जख्म का निशान है,
तो व्हाइट मैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम मेरे साथ मज़ाक कर रहे हो क्या? तब मारा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। मारा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। भले ही मेरे हाथ पर कोई ज़ख्म नहीं है, लेकिन तुम देख सकते हो कि मेरे पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। इस पेज के पहले पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि जब मारा व्हाइट मैन से व्हाइट डॉक्टर से ये कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खून के निशान मेरे कपड़ों पर देख सकते हो, तो व्हाइट मैन मारा की बातों पर यकीन कर लेता है और वो कहता है ठीक है, तुम मुझे वो पेड़ दिखा दो, इसके बदले मैं तुम्हें मेरा प्लांटेशन दे दूंगा, मेरा बागीचा दे दूंगा। तो मारा इस बात को मान लेता है और मारा और व्हाइट डॉक्टर और उनके साथ कुछ और लोग भी जंगल की तरफ जाते हैं और सुबह से लेकर शाम होती है वो उस पेड़ को, उस क्रीपर को ढूंढते हैं, लेकिन वो क्रीपर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तब व्हाइट मैन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मारा तुम बड़े ही लालची हो, शायद तुम्हें एक प्लांटेशन काफ़ी नहीं है, तुम्हें और भी पैसा चाहिए ताकि तुम मुझे बता सको कि वो कौन सा क्रीपर था, या तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तब मारा व्हाइट डॉक्टर से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो क्रीपर इसी जंगल में था। तो व्हाइट मैन को गुस्सा आ जाता है, तो व्हाइट मैन अपनी बंदूक निकालता है मारा को जान से मारने के लिए। तब मारा व्हाइट मैन के पैरों में गिर जाता है और वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो तब व्हाइट मैन मारा को जाने देता है। इस पेज के सेकंड पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहानी मारा से सुनी तो उन्हें बड़ा अजीब लगा और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया, और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल कॉक एंड बुल स्टोरी है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब ये है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल भी अनरियल है, ऐसी कहानी है जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता, एकदम फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल भी झूठी है, सच्ची है ही नहीं है। पूर्णचंद्र तेजस्वी महाराज से कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में उस क्रीपर को ढूंढना था, उस पत्ते को ढूंढना था जंगल में, तो तुम उस जगह क्यों नहीं गए जहां पर तुम बैम्बू को काट रहे थे? क्योंकि तुम्हारे हाथ पर चोट वहीं पर लगी थी और वहीं पर किसी नजदीकी आदमी ने एक पत्ता तोड़कर तुम्हारे हाथ पर रखकर पट्टी बांधी थी। तो तुम अगर वहीं पर चले जाते जहां पर तुम्हारा हाथ कटा था, जहां पर तुम्हारे हाथ को चोट लगी थी, तो शायद तुम्हें वो पेड़ मिल जाता, शायद तुम्हें वो क्रीपर भी मिल जाती। मारा की एक बहुत बुरी आदत थी, जब भी पूर्णचंद्र तेजस्वी कहानी सुनने के बाद कोई सवाल मारा से करते, तो मारा कभी भी उस सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि मारा उल्टा कोई और कहानी सुनाने लग जाता। यहाँ पर भी जब पूर्णचंद्र तेजस्वी ने ये कहा कि तुम उस जगह पर क्यों नहीं गए जहां पर तुम्हें चोट लगी थी, शायद उसी जगह पर तुम्हें वो क्रीपर मिल जाता, तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय मारा दूसरी कहानी सुनाने लग गया। मारा ने कहा कि जब भी न्योला और कोयल सांप को पकड़ने के लिए जाते, सांप को मारने के लिए जाते, और कोई सांप उन्हें अगर गलती से काट लेता, तो वो दोनों, न्योला और कोयल, इस क्रीपर के पत्ते को खा लेते हैं, इस क्रीपर के पत्ते को चबा लेते हैं, जिसकी वजह से सांप का जहर उनके ऊपर असर नहीं करता। न्योला और कोयल दोनों ठीक हो जाते। इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि मारा के मुंह में सीधे तरफ के दांत बिल्कुल भी नहीं थे, ना तो ऊपर के दांत थे, ना तो नीचे के दांत थे। पूर्णचंद्र तेजस्वी को ये लगा कि शायद बढ़ती हुई उम्र की वजह से मारा के सीधे तरफ के दांत गिर गए हैं, लेकिन ऐसे कैसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही जगह के सारे दांत गिर जाएं? तो तब पूर्णचंद्र तेजस्वी मारा से पूछते हैं कि तुम्हारे मुंह में सिर्फ सीधे तरफ के दांत क्यों गिरे हैं? तो इसका जवाब मारा एक कहानी सुनाकर देता है। मारा ने एक बार जंगल में एक पिंजरा रखा था खरगोश को पकड़ने के लिए। वो पिंजरा रखता है और अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही जंगल को वापस आता है, ये देखने के लिए कि क्या उसके पिंजरे में कोई खरगोश फंसा है। और वो ये नहीं चाहता था कि अगर कोई खरगोश फंसा हो तो कोई और उसको लेकर चला जाए, इसीलिए कोई और जंगल को आए इससे पहले मारा सुबह सुबह ही जंगल को आ जाता है। जब वो आकर देखता है तो उसके पिंजरे में कोई भी खरगोश नहीं फंसा था। मारा को लगता है कि अब वापस जाना बेहतर है, तो जाने से पहले मारा ब्रश करना चाहता था और अपना चेहरा धोना चाहता था। तो करीब में ही मारा के एक नदी बह रही थी। इस पेज के पहले पैराग्राफ में मारा की कहानी कंटिन्यू है। मारा पहले तो अपना चेहरा धोता है, उसके बाद करीब में ही एक पेड़ से एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा तोड़ता है, तोड़कर अपने मुंह में सीधे तरफ ब्रश करने लगता है। जब वो ब्रश करने लगता है तो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है, उसे खट्टा सा टेस्ट आने लगता है। तो उसके बाद मारा उस टहनी को फेंक देता है, फेंक कर थोड़ा पानी लेकर अपने मुंह में डालता है, डालकर गरारे करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पानी
थूकता है तो पानी थूकने के साथ उसके मुंह में के सीधे तरफ के, राइट तरफ के पूरे दांत बाहर गिर पड़ते हैं। इतनी कहानी सुनाकर मारा पूर्णचंद्र तेजस्वी से कहता है कि शुक्र है मैंने सिर्फ अपने मुंह के सीधे हिस्से में उस लकड़ी को घुमाया था। अगर मैं अपने मुंह के दाएं हिस्से में भी उस लकड़ी को घुमाता तो आज मेरे मुंह में सारे के सारे दांत नहीं होते। तब पूर्णचंद्र तेजस्वी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं कि मारा, मुझे कहानियां तो ऐसी सुनाओ जिसको सुनकर मुझे यकीन हो। तुम मुझे ऐसी कहानियां क्यों सुनाते हो जिसे सुनकर मुझे यकीन ही नहीं होता। तब मारा अपना मुंह खोलकर दिखाता है और वो कहता है कि देखो, मेरे मुंह में सीधे तरफ के दांत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पूर्णचंद्र तेजस्वी कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम मुझे जंगल में वो पेड़ दिखाओ जिसकी वजह से तुमने अपने मुंह में के दांत खो दिए हैं। तब मारा कहता है कि मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, जंगल में तो हजारों पेड़ हैं। तुम एक काम करो, हर एक पेड़ से एक लकड़ी का छोटा छोटा हिस्सा तोड़ते जाओ और ब्रश करते जाओ। जिस भी पेड़ के लकड़ी से तुम्हारे मुंह में के दांत गिर जाएंगे वही वो पेड़ होगा जिसकी वजह से मेरे भी दांत गिर गए हैं। तो पूर्णचंद्र तेजस्वी कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो तुम ही जंगल को जाओ और तुम ही ढूंढो उस पेड़ को जिसकी वजह से तुम्हारे दांत गिरे थे। मारा कहता है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, मेरी अब इतनी उम्र नहीं बची कि मैं हर एक पेड़ से एक एक लकड़ी लेकर ट्राई करता रहूं। पूर्णचंद्र तेजस्वी कहते हैं कि मारा, तुम कोशिश करो, शायद तुम्हें ऐसा पेड़ मिल जाए जिसकी लकड़ी तोड़कर अगर तुम ब्रश करोगे तो शायद तुम्हारे गिरे हुए दांत वापस आ जाएं। तब मारा कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं गलती से कोई ऐसे पेड़ की लकड़ी तोड़ लूं जो कि जहरीली हो तो मैं मर जाऊंगा। तब पूर्णचंद्र तेजस्वी कहते हैं कि इस पेज की पहली 7 लाइनों में मारा और पूर्णचंद्र तेजस्वी की आर्ग्यूमेंट जारी है। फिर तेजस्वी कहते हैं कि तुम खुद डर रहे हो कि कहीं तुम्हारे हाथ कोई ऐसा पेड़ ना लग जाए, ऐसी पेड़ की लकड़ी ना लग जाए जो कि जहरीली हो सकती है, और खुद तुम डर रहे हो कि कहीं तुम मर ना जाओ। तो फिर तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं जाके ट्राई करूं, अगर मैं भी मर जाऊं तो तब मारा कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे ऊपर हर बार इल्ज़ाम लगाते हो, मेरी कोई भी बात का यकीन नहीं करते। तो फिर पूर्णचंद्र तेजस्वी मारा से कहते हैं कि क्या पता तुम अगर पेड़ों को ऐसे ही लकड़ी तोड़कर हर एक लकड़ी से ब्रश करते रहोगे तो शायद तुम्हें ऐसा भी पेड़ मिल जाए जिसकी लकड़ी से तुम जवान हो जाओ। तब मारा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जवान होना चाहता, क्योंकि अगर मैं जवान हो गया तो मुझे शादी दोबारा करनी पड़ेगी, तो मुझे बिल्कुल भी जवान नहीं होना। उसके बाद मारा पूर्णचंद्र तेजस्वी को और एक कहानी सुनाता है। इस पेज के दूसरे पैराग्राफ में मारा पूर्णचंद्र तेजस्वी को एक कहानी सुना रहा है। वो कह रहा है कि कई दिनों पहले मारा और उसके फ्रेंड्स जंगल को गए। वहां पर उन्होंने एक हिरन का शिकार किया। हिरन को मारने के बाद उन्होंने हिरन के गोश्त को आपस में बांट लिया और अपने अपने हिस्से के गोश्त को सबने पत्तों में बांधा। तो मारा अपने हिस्से का गोश्त अपने घर पर लेकर आया। इस पेज के 3rd पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी मारा की कहानी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मारा गोश्त को घर लेकर आया तो मारा की बीवी ने सारे मसाले बनाए और पानी को उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया। उसके बाद उसकी बीवी ने पत्तों को खोला गोश्त को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही मारा की बीवी ने पत्तों को खोला तो उसके अंदर एक जिंदा वाइल्ड बक थी। वो बक उठी, मारा की तरफ देखा और जंप करके घर से बाहर भाग गई। उसके पीछे पीछे मारा भी भाग गया और मारा की बीवी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सारे पत्तों को जमा करके चूल्हे में फेंक दिए। इस पेज के 4th पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि जब मारा ने ये कहानी पूर्णचंद्र तेजस्वी को सुनाई, पूर्णचंद्र तेजस्वी स्पीचलेस हो गए। उनके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं और ना ही उन्होंने इस बार कोई सवाल किया मारा से। वो सोच रहे थे कि मारा कितना जीनियस है, ये कैसे कैसे नई नई कहानियां बना लेता है। शायद ऐसी ही कहानी सुनकर वो व्हाइट मैन भी इम्प्रेस हो गया था और वो रेडी हो गया था अपना पूरा बागीचा देने के लिए मारा को। इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि अब मारा जा चुका है, अब मारा मर चुका है और बहुत वक्त भी गुजर गया है। पूर्णचंद्र तेजस्वी के पास जो भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने वो बेच दी। अब वो सोच रहे हैं कि मारा जो कहानियां सुनाया करता था शायद वो सारी कहानियां झूठ नहीं थी, कुछ कहानियां सच्ची भी थी। लेकिन जब जब भी पूर्णचंद्र तेजस्वी मारा से कोई सवाल करते तो कभी भी मारा
ये नहीं कोशिश करता कि पूर्णचंद्र तेजस्वी के सवाल का जवाब दे। वो हमेशा बात को टाल देता था। मारा ने कभी भी पूर्णचंद्र तेजस्वी को अपनी कहानी पर यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की। ना ही कभी मारा ने पूर्णचंद्र तेजस्वी का कोई डाउट क्लियर किया। वो हमेशा हर एक सवाल को दूसरी कहानी से बदल देता। इस पेज के पहले पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि मारा के मरने के बहुत वक्त के बाद वो क्रीपर, जिसके बारे में मारा अक्सर कहानियां सुनाया करता था, वो क्रीपर दोबारा से न्यूज में आ गई थी। पूर्णचंद्र तेजस्वी ने देखा कि अपन्ना, जो कि मारा और पूर्णचंद्र तेजस्वी का फ्रेंड था, वो इस क्रीपर को एक पेड़ से बांध रहा था। तब पूर्णचंद्र तेजस्वी ने अपन्ना से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस क्रीपर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तब अपन्ना ने पूर्णचंद्र तेजस्वी से कहा कि अगर हम इस क्रीपर के पत्तों का रस दूध में मिला देंगे तो दूध सख्त बन जाएगा। पूर्णचंद्र तेजस्वी को लगा शायद इन पत्तों का रस खट्टा होगा, इसीलिए दूध में डालने के बाद दूध सख्त हो जाता है। पूर्णचंद्र तेजस्वी ने अपन्ना से पूछा, क्या तुमने देखा है अपनी आंखों से दूध को सख्त होते हुए? तब अपन्ना ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। मैं दूध कहाँ से लाऊं एक्सपेरिमेंट करने के लिए? पेज के 5th पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि ये जो कहानियां पूर्णचंद्र तेजस्वी सुनते आ रहे हैं, कभी मारा से कभी अपन्ना से, क्या इस कहानियों का कोई सबूत है? तब पूर्णचंद्र तेजस्वी को लगा कि मैं दूसरों के कहानियों में डाउट ढूंढने से बेहतर है कि खुद ही एक्सपेरिमेंट करूं, खुद ही ये पता लगाऊं कि मारा और अपन्ना जो कहानियां कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। उसके बाद पूर्णचंद्र तेजस्वी उस क्रीपर से कुछ पत्ते तोड़ते हैं। तोड़कर अपने फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट होता है, जिसका नाम चंद्रू है। चंद्रू एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। प्लांट पैथोलॉजिस्ट का मतलब ऐसा डॉक्टर जो प्लांट के बारे में पढ़ता है, प्लांट की बीमारियों के बारे में और किस तरह इन बीमारियों को ठीक किया जाए। चंद्रू और पूर्णचंद्र तेजस्वी ये डिसाइड करते हैं कि वो 1 लीटर दूध लेकर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देंगे। तब पूर्णचंद्र तेजस्वी के कुछ फ्रेंड्स जो कि साइंटिस्ट होते हैं, वो पूर्णचंद्र तेजस्वी पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम 1 लीटर दूध ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो इस एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर भी चंद्रू और पूर्णचंद्र तेजस्वी कहते हैं, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम सही साबित हुए तो अच्छी बात है, अगर हम गलत साबित हुए तो हंसने दो हंसने वालों को। एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूर्णचंद्र तेजस्वी और चंद्रू दूध और उस क्रीपर के पत्तों को एक मिक्सर जार में डालकर पीसते हैं। पीसने के बाद वो उसको एक कंटेनर में निकालते हैं। कंटेनर, जिसे हम आम लैंग्वेज में पतीला और डबरी कहते हैं, उसमें डालते हैं। डालने के बाद वो थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखते हैं। वो इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कि क्या सच में दूध सख्त हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने दूध को बर्बाद कर दिया। उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। जब पूर्णचंद्र तेजस्वी उस कंटेनर में, उस पतीले में हाथ डालकर उस दूध को टच करते हैं, तो तब पूर्णचंद्र तेजस्वी को महसूस होता है कि वो दूध सख्त हो चुका है। वो दूध बिल्कुल पनीर की तरह बन चुका है। फिर वो उस कंटेनर को, उस पतीले को उल्टा करते हैं। जो पतीले का शेप था, जैसे कंटेनर का शेप था, वो दूध बिल्कुल उसी तरह का शेप ले चुका हुआ था। वो देखने में बिल्कुल पनीर की तरह एकदम सख्त दिख रहा था। इस पेज के पहले पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि अब पूर्णचंद्र तेजस्वी को समझ में आया कि उस क्रीपर में, वो क्रीपर जो मारा, जिसके बारे में कहानियां सुनाया करता था, उस क्रीपर में कोई ना कोई खूबियां जरूर है, जिसकी वजह से ही ये दूध सख्त बन गया। लेकिन पूर्णचंद्र तेजस्वी को ये नहीं पता था कि ये क्रीपर किस बीमारी के इलाज में काम आता है, और ना ही ये उन लोगों को पता है जो इसको देखते ही किसी पेड़ को बांध देते हैं। पूर्णचंद्र तेजस्वी के गांव के लोग जब भी इस क्रीपर को देखते हैं तो उसको नजदीक के पेड़ पर बांध देते हैं और कहते हैं कि क्रीपर यहीं पर रहना। लेकिन कभी भी कोई भी अपनी किसी भी बीमारी के लिए इस क्रीपर के पास गया नहीं और कोई भी पत्ता या फूल या फल तोड़ा नहीं ताकि वो अपना इलाज कर सके। इसीलिए ये क्रीपर किस बीमारी का इलाज है ये आज तक किसी को नहीं पता। इस पेज के सेकंड पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है उस एक्सपेरिमेंट के बाद। अब पूर्णचंद्र तेजस्वी भी इस मेडिसिनल क्रीपर के बारे में भूल चुके हैं। इस पेज के थर्ड पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी हमें एक आदमी के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा पूर्णचंद्र तेजस्वी के खेत में काम किया करता था। जब वो पूर्णचंद्र तेजस्वी के खेत में काम किया करता था तो वो बहुत ही ताकतवर था। लेकिन कुछ वक्त पहले
उसने पूर्णचंद्र तेजस्वी के खेत में काम करना छोड़ दिया था और वो ऑटो रिक्शा चलाने लग गया था। लेकिन उसको कुछ दिनों पहले एक बीमारी हो गई जिसका नाम था पाइल्स, जिसको हम आम लैंग्वेज में मूलवादी भी कहते हैं। अब बहुत दिनों के बाद कृष्णा पूर्णचंद्र तेजस्वी को मिलने आया है। जब पूर्णचंद्र तेजस्वी कृष्णा को देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि कृष्णा बहुत कमजोर लग रहा है, बहुत ही डल लग रहा है, कृष्णा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है कि कृष्णा को पाइल्स हो गया है। लेकिन कृष्णा को अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उस ऑपरेशन को कराने के लिए कृष्णा को कई दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल का खर्चा, और वो जितने दिन हॉस्पिटल में रहेगा वो उतने दिन काम नहीं कर सकेगा, तो उससे कोई इनकम नहीं मिलेगी। और उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो क्या करेंगे? कृष्णा पूर्णचंद्र तेजस्वी से कुछ पैसे लेता है, लेकर वो हॉस्पिटल को जाता है। डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन कृष्णा को डर लगता है, जिसकी वजह से वो बिना सर्जरी कराए वापस आ जाता है। कृष्णा को पाइल्स से पहले एक और बीमारी हुई थी, जिसको बॉइल्स कहते हैं। बॉइल्स को हम आम लैंग्वेज में फोड़े या फिर छल्ले कह सकते हैं। उसकी पूरी बॉडी पर ये बॉइल्स हुए थे। तब कृष्णा एक मलयाली साधु के पास गया था। मलयाली साधु ने कृष्णा को एक जड़ी बूटी दी थी और मलयाली साधु ने कहा था कि इस जड़ी बूटी को कुचलकर बतख के अंडों के साथ मिलाकर खाए। कृष्णा ने ऐसा 10 दिन किया। ऐसा 10 दिन करने के बाद कृष्णा के बॉडी पर से सारे के सारे बॉइल्स चले गए। इस बार भी वो पाइल्स के इलाज के लिए मलयाली साधु के पास जाता है। इस पेज के पहले पैराग्राफ में कृष्णा की स्टोरी कंटिन्यू है। इस बार भी कृष्णा अपने पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए मलयाली साधु के पास जाता है। मलयाली साधु अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। उस साधु के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो जंगल में जाकर कृष्णा की बीमारी का इलाज ढूंढ सके। तो वो कृष्णा से कहता है कि मैं तुम्हें उस जड़ी बूटी का पता बताऊंगा जंगल में, तुम खुद जाकर खुद ढूंढ लेना। पूर्णचंद्र तेजस्वी को इस बारे में पता चला, तो पूर्णचंद्र तेजस्वी को ये लगा कि मलयाली साधु ने उसी क्रीपर के बारे में कहा है जो क्रीपर मारा और अपन्ना पेड़ को बांधा करते थे। पूर्णचंद्र तेजस्वी कृष्णा को उसी पेड़ के पास लेकर गए जहां पर मारा और अपन्ना ने उस क्रीपर को बांधा था। दोनों ने मिलकर उस क्रीपर की जड़ों को खोदा। खोद कर उन्होंने क्रीपर की जड़ों को बाहर निकाला। इस पेज के थर्ड पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि कृष्णा और पूर्णचंद्र तेजस्वी ने उस क्रीपर के जड़ों तक उसको खोदा। खोदने के बाद जड़ों को बाहर निकाला और कृष्णा ने उन जड़ों को दूध में मिलाकर पीना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही कृष्णा की तबीयत ठीक हो रही थी और अगले 5 दिनों तक कृष्णा पूरी तरह ठीक हो चुका था, बिल्कुल पहले की तरह हो चुका था। कृष्णा ने ऑटो चलाना छोड़ दिया था। पेज के फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि उस वक्त जब वो इस क्रीपर की जड़ें को खोद रहे थे, तब एक अजीब चीज हुई थी। जब उन्हें जड़ें मिल गई तो तब पूर्णचंद्र तेजस्वी ने जड़ों को तोड़कर जड़ का थोड़ा हिस्सा खा लिया था, ये देखने के लिए कि इस जड़ का क्या टेस्ट होगा। तब उन्हें थोड़ा कड़वा लगा था। लेकिन एक और मैजिक हुआ था। मैजिक ये था कि कुछ दिनों से पूर्णचंद्र तेजस्वी के सीधे पैर की एड़ी बहुत दर्द कर रही थी और बहुत सूजी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपना सीधा पैर रगड़ कर चल रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन जब से उन्होंने ये रूट थोड़ा सा खाया था, उनके पैर की सूजन अपने आप गायब हो चुकी थी और दर्द भी जा चुका था। पेज के लास्ट पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं, क्या ये उस क्रीपर का असर था या फिर मेरे पैर की सूजन अपने आप ठीक हो गई, पता नहीं। अगर ऐसा है तो हमारे इंसानी जिस्म में बहुत सारे अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह की सूजन होती है। क्या ये क्रीपर उन तमाम सूजनों को कम करेगा? ये रिसर्च करने वाले कोई नहीं है। इस पर रिसर्च कौन करेगा? मारा जैसे लोग सिर्फ कहानियां बनाते हैं, कोई सबूत नहीं देते। वो जो मलयाली साधु था, उसने भी कृष्णा को इस क्रीपर के बारे में सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि वो मलयाली साधु खुद कमजोर हो चुका था। अगर वो मलयाली साधु मजबूत होता, ताकतवर होता, तो वो खुद जंगल को जाकर इस जड़ी बूटी को लाकर दे देता और वो कृष्णा को कभी नहीं बताता कि ऐसी जड़ी बूटी है जिससे पाइल्स की बीमारी ठीक हो सकती है। लास्ट पैराग्राफ में पूर्णचंद्र तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे देश के नेटिव डॉक्टर्स जिन्हें देसी हकीम कहा जाता है, ऐसे डॉक्टर्स जो अपने मरीजों का इलाज पत्ता, फूल, फल और पेड़ के जड़ों से करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स
अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। वो अपनी नॉलेज आने वाली जनरेशन के साथ शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज उनके साथ ही चली जाती है जब वो मरते हैं, और जिसकी वजह से न्यू जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी का इलाज बन सकती है। और हमारे देश की नेटिव मेडिसिन की नॉलेज खत्म होती जा रही है। हम हिंदुस्तानी होकर भी हमें ये नहीं पता कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के इलाज में काम आ सकती है, और हम सब लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं। इस लेसन को पूर्णचंद्र तेजस्वी ने कन्नड़ा में लिखा था। के.एम. श्रीनिवास गौड़ा ने इस लेसन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये थी अराउंड द मेडिसिनल क्रीपर लेसन की एक्सप्लेनेशन। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि लेसन भी बहुत बड़ा है, और इसी लेसन से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कोई अपना डाउट क्लियर करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं।